Hi, let us have a review of press news releases for 18 October 2021 of PIB. Today's news starts with President's and Vice President Secretariat Office, जहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ने मिलाद उन नबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया है लोगों को। मिलाद उन नबी के बारे में देख लेते हैं। मिलाद उन नबी is celebrated for to mark the birth and death day, both birth and death anniversary of Prophet Muhammad. This is basically observed in month of Rabiul Awwal, which is considered the third month of the Islamic lunar calendar. ये सेलिब्रेशन जो होते हैं ये सेलिब्रेशन बहुत लिमिटेड स्केल पे और बहुत रेस्ट्रिक्टिव होते हैं बिकॉज एट द सेम टाइम व्हेन द डे इज कंसिडर्ड एज द बर्थडे ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद द सेम डे इज कंसिडर्ड एज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो। इस डे को मौलीद भी बोला जाता है। मौलीद का मतलब होता है अरेबिक वर्ड होता है ये जिसका मीनिंग होता है गिविंग बर्थ। So Maulid is also observed on the 12th day of the month Rabiul Awwal, which occurs on the same day. So Gregorian calendar के accordingly the calendar which we follow उसके accordingly October 18 की evening से October 19 मतलब today's date ये मिलाद उल नबी जो है मिलाद उन नबी जो है ये सेलिब्रेट किया जाएगा। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। ये 573 एडी की 12th को बॉर्न हुए थे, थर्ड मंथ ऑफ इस्लाम में, दैट इज रबी अल अव्वल एज वी डिस्कस्ड। ही वाज बोर्न इन सिटी ऑफ मक्का एंड इट इज बिलीव्ड दैट 610 एडी में उनको एनलाइटनमेंट हुआ था एक केव में जो मक्का के पास है जिसका नाम है हीरा। इसके बाद एनलाइटनमेंट होने के बाद ही स्टार्टेड टीचिंग द टीचिंग्स ऑफ कुरान व्हिच इज कंसिडर्ड द रिलीजियस बुक ऑफ इस्लाम। देन द नेक्स्ट रिलीज पर्टेन्स टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जहाँ पे उन्होंने देवभूमि को, देवभूमि मतलब उत्तराखंड के स्टेट को देवभूमि बोला जाता है बिकॉज देर आर लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स लोकेटेड देयर। ये इसका 100% फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के सिटीजन्स को, उत्तराखंड और या देवभूमि के सिटीजन्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। देन द नेक्स्ट रिलीज पर्टेन्स टू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में दो न्यूज़ हैं। फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर जो है 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। दिस कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस ड्यू टू सम रीज़न। व्हाट इज़ दैट रीज़न? The reason is it is basically related to Buddhism culture a lot of much, and ये बुद्धिज्म जो सर्किट थीम है हमारी जो टूरिस्ट सर्कल है उसका एक पार्ट है। ये बुद्धिस्ट सर्किट कहाँ कहाँ पे है ये बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में देख लेते हैं बिकॉज this inauguration of international airport will help us increase the tourism in this Buddhist circuit. So Buddhist tourist circle is nothing but basically the connection या interconnectedness of the places in this region of UP and Bihar जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा या गौतम बुद्धा के लाइफ इवेंट्स जो है यहाँ पे एसोसिएटेड थे। सो ये बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट होता है लुम्बिनी में जहाँ पे इनकी बर्थ हुई थी, दैट लाइज इन नेपाल। देन उसके बाद ये इसके बाजू में लुम्बिनी के पास में देर इज अ प्लेस कॉल्ड कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में इज द प्लेस जहाँ पे गौतम बुद्ध ग्रो अप। देन सेकेंड प्लेस इज बोध गया। बोध गया इज द प्लेस जहाँ पे गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ था। देन उसके बाद बोध गया से ही मूव्ड ऑन टू सारनाथ जहाँ पे सारनाथ में उन्होंने पहला सरमन दिया था, पहला अपना लेक्चर दिया था आफ्टर एनलाइटनमेंट। एंड देन द फोर्थ प्लेस इंपॉर्टेंट प्लेस इज कुशीनगर, दैट मेजर प्लेस एसोसिएटेड विद गौतम बुद्ध इज कुशीनगर। कुशीनगर इज द प्लेस जहाँ पे उनका निर्वाणा एंड डेथ हुई थी गौतम बुद्ध की। सो दीज आर द फोर मेजर प्लेसेस जहाँ पे कुछ बड़े इवेंट हुए थे गौतम बुद्ध की लाइफ से एसोसिएटेड। बट देर आर सम मोर प्लेसेस विच आर अराउंड these cities also जहाँ पे कुछ एसोसिएटेड इवेंट्स हैं रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। द नेक्स्ट प्लेस लाइज इन वैशाली। वैशाली में ही पास्ड ऑन हिज लास्ट डेज ऑफ लाइफ। देन द नेक्स्ट प्लेस इज नालंदा। नालंदा इज द प्लेस जहाँ पे बुद्धिज्म मोनेस्ट्री और बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी एक जहाँ पे बुद्ध एजुकेशन या एजुकेशन दी जाती थी। देर वॉज अ चाइनीज ट्रेवलर जिसका नाम था ह्यून सैंग जिसने यहाँ पे विजिट किया था एंड ही वॉज अ स्कॉलर इन दिस यूनिवर्सिटी। देन द नेक्स्ट प्लेस इज राजगीर। राजगीर में एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, एक मीटिंग हुई थी बुद्धिस्ट जितने भी लीडर्स हैं उनकी। देन देर इज अ प्लेस कॉल्ड श्रावस्ती। श्रावस्ती इज द प्लेस जहाँ पे मोस्ट ऑफ द लाइफ का टाइम जो है आफ्टर एनलाइटनमेंट गौतम बुद्ध ने यहाँ पे स्पेंड किया था। सो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस प्लेस। हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नया इनोग्रेट हो रहा है विच विल बी इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 20th of October, that will be located in Kushinagar.
So Kushinagar इसलिए select किया गया है because that lies in the mid of the circuit. Kushinagar is the center point of this whole circuit. So a pilgrim who wants to visit only these places or only these limited places, it will be convenient for him to go in the either direction or cover the whole of the Buddhist circuit. So these places you will have to remember. I am repeating it again. That is Lumbini, Kapilvastu, Kushinagar, Vaishali, Nalanda, Rajgir, Bodh Gaya, Sarnath and Shravasti. Please note down, and I will also advise you to study about it, research on internet and study about it and brief about these cities, these places, because they are relevant to the art and culture portion of UPSC prelims paper. So it will help you out there. देन उसके बाद हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है उन्होंने वर्चुअली 6 रूट जो है फ्लैग ऑफ किए हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एरियल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे। 6 नए रूट पे एयर कनेक्शन या एयर फ्लाइट उन्होंने स्टार्ट करी है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। ये 6 नई फ्लाइट नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे। 6 जो रूट है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज कोलकाता गुवाहाटी, सेकेंड इज गुवाहाटी एजवाल, थर्ड इज एजवाल से शिलोंग, फोर्थ इज शिलोंग से एजवाल रिवर्स, then fifth is Aizwal Guwahati and sixth is Guwahati Kolkata. These are the 6 new air routes which have been inaugurated by Civil Aviation Ministry in Northeast. देन आते हैं हम नेक्स्ट मिनिस्ट्री पे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल। मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स की तरफ से एक प्रेस रिलीज है, दैट इज महानदी कोल फील्ड लिमिटेड। इन्होंने अपना कोल सप्लाई का रिकॉर्ड जो है इसको ब्रेक किया और एक नया रिकॉर्ड बनाया है कोल सप्लाई का। सो बेसिकली महानदी कोल फील्ड लिमिटेड इट हैज डिस्पैच्ड लास्ट yesterday 5.47 lakh टन कोल टू कंज्यूमर्स yesterday, जो इसका प्रीवियस रिकॉर्ड था उससे भी ऊपर। इसका प्रीवियस रिकॉर्ड था 5.45 लाख टन, जो ज़्यादा पहले नहीं बना था, विद इन 15 डेज ही बना था। तो ये इस रिकॉर्ड को ब्रेक करके इन्होंने अपनी सप्लाई इम्प्रूव करी है। महानदी कोल फील्ड लिमिटेड के बारे में हम देख लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द 8 सब्सिडियरीज ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। हमारी जो महारत्न है कोल इंडिया लिमिटेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन करती है इंडिया में, उसकी एक सब्सिडियरी है। इट इज़ द यंगेस्ट सब्सिडियरी, ये सबसे लास्ट में बनी थी अमंग द 8 एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1982, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संबलपुर में। इसकी जुरिसडिक्शन या इसके एरिया कौन सा है जहाँ पे ये कोल माइनिंग करता है? सो ये इसके कोल माइनिंग के एरिया अक्रॉस उड़ीसा पूरा का पूरा स्प्रेड है। सो ये थी मिनिस्ट्री ऑफ कोल का रिलीज। देन आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे। सो यहाँ पे 2 रिलीज हैं। एक श्री पीयूष गोयल जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, इन्होंने कश्मीर में पहलगाम विजिट किया और वहाँ पे न्यूली इलेक्टेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनके साथ एक मीटिंग करी, so as to understand what are the needs of the local people to improve the business climate in the region and increase the development in the region. And second is the MOU. There is a memorandum of understanding which has been signed between the government administration of Jammu and Kashmir and the government of Dubai for किस purposes के लिए? रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने के लिए और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स डेवलप करने के लिए यहाँ पे ये MOU साइन किया है जम्मू एंड कश्मीर ने गवर्नमेंट ऑफ दुबई के साथ। सो दीज 2 इनिशिएटिव आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जम्मू एंड कश्मीर अभी हम इसको पूरा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट इट कैन कम इन सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड कंपैरिजन विद द रेस्ट ऑफ द इन लाइन विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। सो ये वहाँ पे हमको हेल्प करेगा। द नेक्स्ट प्रेस रिलीज रिलेट्स टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी ने एक नया कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है। किसके लिए? IDES ऑफिसर्स, दैट इज इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज के लिए और DGDE की टेक्निकल स्टाफ के लिए। व्हाट इज DGDE? डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट, इनके टेक्निकल स्टाफ के लिए। ये IDS ऑफिसर्स जो हैं ये बेसिकली UPSC के एग्ज़ाम से ही सिलेक्ट होते हैं, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम से, एंड दे बेसिकली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग इनटू द मैटर्स ऑफ लैंड एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू डिफेंस। या कैंट के जो बोर्ड होते हैं या डिफेंस के जो लोकेशंस या डिफेंस के जो टेरिटरीज होती हैं अक्रॉस द कंट्री, उनका ये मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। ये इसके बारे में हमको कुछ पता होना चाहिए। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जो रिलेट करता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट, इनके स्टाफ के लिए है, जिसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट DGDE ने डिफेंस के लैंड जितने भी हैं क्रॉस इंडिया उनको सक्सेसफुली डिजिटाइज कर दिया है। अब जो स्टेट हैं डिफेंस के,
डिफेंस मिनिस्ट्री के, डिफेंस की अथॉरिटी के जितने स्टेट हैं, there are around 18 lakh acres of estate across the country, and BGD is one of the largest land managers of government land. ये इसके डिजिटाइजेशन के बाद इट हैज़ बिकम द लार्जेस्ट लैंड मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट लैंड. सो इन लैंड का मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके लिए ये IDAS ऑफिसर्स और टेक्निकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी. ट्रेनिंग कौन देगा? नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC हैदराबाद. So this is another important initiative. This is another good initiative by Ministry of Defence. Then there is a news that is Naval Commanders Conference complete हो गई है. ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कल. नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंसेस जहाँ पे इंडियन नेवी के जितने भी कमांडर्स हैं वो जो डिफेंस मिनिस्ट्री के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठ के एक मीटिंग करते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं. स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिकल मैटर्स जो भी करंट में चल रहे हैं, बड़े इश्यूज अक्रॉस द कंट्री, ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ऑन सी बॉर्डर्स, अक्रॉस इंडियन ओशन या अक्रॉस द वर्ल्ड, उन पे डिस्कशन करते हैं विच कुड हैव रेलेवेंस इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. देन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस पे आते हैं. यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इंडिया की जो फ्यूचर ग्रोथ है डिपेंड्स ऑन साइंस ड्रिवन इकोनॉमी. साइंस पे बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, उस पे बेस्ड होगी हमारी इकोनॉमी आगे चल के. सो ये उनका कहना सही एक तरह से, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस स्पेस से डेवलप हो रहे हैं, अगर इफ इंडिया डू नॉट कीप्स इट्स पेस विथ इट, then we will be getting behind, we will be technology backward, and we won't be able to develop for ourselves. Then Ministry of Electronics and IT पे आते हैं. यहाँ पे दो प्रेस रिलीजेस हैं. फर्स्ट इज UIDAI जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे इन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, आधार हैकाथॉन 2021 28 to 31 अक्टूबर में, जिसके अंदर में वो जो यंग इनोवेटर्स हैं उनको टारगेट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे जो अभी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में है बट दे वांट टू सॉल्व challenges and they want to take challenges and they want to solve real world problems which are in India related to Aadhaar. So ये जो इवेंट है इसमें बेसिकली प्रॉब्लम्स जो हैं दो टाइप की दी जाएंगी, दो टाइप की थीम्स हैं जिसके बेस्ड सॉल्यूशन इन इंजीनियर्स या यंग इनोवेटर्स को बनाने होंगे, डेवलप करने होंगे. पहला है कि एनरोलमेंट और अपडेटेड से रिलेटेड. रियल लाइफ में कुछ रेसिडेंट जो हैं उनका एड्रेस चेंज होता है तो दे फेस चैलेंजेस, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है बार बार अपना एड्रेस अपडेट कराने में. तो ये एनरोलमेंट एंड अपडेशन के जो प्रॉब्लम्स आते हैं रेसिडेंट को, उसको कैसे चेंज किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है. जो सेकंड थीम है इस इवेंट की जिसपे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए बोला जाएगा, दैट इज आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन. यहाँ पे UIDAI वांट्स कि इनोवेटर्स कुछ ऐसा डेवलप करें जिससे आधार नंबर या डेमोग्राफिक, कोई भी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन शेयर किया बिना, जैसे नाम, सेक्स, ठीक है, या फिर अपना एड्रेस घर का, ये सब कोई भी चीज़ डिस्कस या शेयर किए बिना इनोवेटिव एप्लीकेशंस जो हैं फेस ऑथेंटिकेशन API के थ्रू या एप्लीकेशंस के थ्रू वहाँ पे कर सकें, जिससे कोई भी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन या पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करना पड़े. So innovators will be encouraged to develop solutions based on these two themes, and whoever develops these solution or innovates something will be given a prize या some kind of deal from the UIDAI. So ये first initiative था Ministry of Electronics and IT का. The second press release relates to Union Minister of State Rajiv Chandrasekhar, who has visited CDAC Bangalore, और वहाँ पर उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है CDAC का. CDAC ने एक प्रोडक्ट बनाया है दैट इज इंडस इनोवेशन डेवलपमेंट अप स्किलिंग IoT किट. ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की किट एक डेवलप करी है जिससे जो डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं या डेली लाइफ के जो फंक्शंस हैं दैट विल गेट इजी. हमारा जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से लेके, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से लेके, जो भी पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, दे कैन गेट ईजियर इन इम्प्लीमेंटेशन. सो ये सिंगल बोर्ड IoT डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं इंडस CDAC में. सो उसका लॉन्च यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने किया है, मिनिस्टर MIT के. CDAC क्या है? CDAC इज बेसिकली प्रीमियर R&D ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसोसिएटेड एरियाज में गवर्नमेंट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है. ये CDAC क्यों बना था, ये इंपॉर्टेंट है. रीज़न बहुत, 1988 में CDAC एस्टेब्लिश हुआ था. द रीज़न बीइंग, हमने USA से एक सुपर कंप्यूटर की रिक्वेस्ट की थी इंपोर्ट करने के लिए, जिसे USA ने डिनाई कर दिया था.
वी सेट अप अवर ओन एजेंसी जो R&D करके हमारे लिए खुद का सुपर कंप्यूटर बनाए, जो हमने अचीव भी किया। सीडेक ने आगे चल के 1988 में उसके बाद परम सुपर कंप्यूटर जो है उसका डेवलपमेंट फिर सीडेक ने अपना खुद से किया था। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर पर्पसेस ऑफ फ्री। देन आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रेस रिलीज है, दैट इज हेल्थ मिनिस्ट्री का जो प्लेटफॉर्म है ई संजीवनी, इसमें 1.4 करोड़ कंसल्टेशन कंप्लीट हो गए हैं। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म क्या है? दिस इज अ डॉक्टर टू पेशेंट टेलीमेडिसिन इनिशिएटिव, जिसमें एक ऐप या फिर पोर्टल के ऊपर, वेब पोर्टल के ऊपर पेशेंट कैन कनेक्ट टू अ डॉक्टर विच हैज बीन असाइंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। सो डॉक्टर वहाँ पे ऑनलाइन डायरेक्ट कंसल्टेशन उनको दे सकता है। दिस हेल्प्स इन अचीविंग एक्सेस, मोर एंड मोर यूनिवर्सल एक्सेस फॉर हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज, पर्टिकुलरली उन एरियाज में जो रिमोट एरियाज जहाँ पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी या हॉस्पिटल या इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर नहीं है। देन उसके बाद आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के इनिशिएटिव है। यहाँ पे 4th इंटरनेशनल सोलर अलायंस जनरल असेंबली स्टार्ट हो गई है। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? ये 2015 में एक इनिशिएटिव हुआ था विच वाज प्रपोज्ड एंड द प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड बाय यूएन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनके प्रपोजल पे ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च, जिसके 124 मेंबर्स हैं। ये है क्या? बेसिकली ये अलायंस जो है ये फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम करने पे और सोलर एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, सोलर एनर्जी का कंजम्पशन इक्विपमेंट और ज़्यादा उनका यूज़ प्रमोट करने के लिए वहाँ पे काम करता है। इनमें कंट्रीज़ कौन कौन सी मेंबर होती हैं? इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी कंट्रीज जो हैं पार्शियली या कम्प्लीटली इस लाइन के ऊपर नीचे या अंदर आती हैं, इन दोनों लाइन के बीच में, दीज कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ दिस अलायंस। बट ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री जो इस लाइन के बाहर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है, वो उसका मेंबर नहीं बन सकता। द कंट्री कैन बिकम मेंबर ऑफ दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस बट दैट कंट्री विल नॉट हैव वोटिंग पावर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। सो दिस इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अलायंस, ये आपको याद रखना है फ्री के लिए। देन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है, दैट इज यूनियन मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह ने आईसीआईसीआई बैंक का एक RSETI इंस्टीट्यूट विजिट किया। RSETI क्या है? रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है टू इंक्रीज द लाइवलीहुड या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल हु आर आउटसाइड द एम्प्लॉयमेंट कवरेज। सो ये वहाँ पे उन्होंने विजिट किया और उसका एनालिसिस किया, अप्रेजल किया। देन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से 2 रिलीज हैं। पहला, साइंटिस्ट को क्लू मिला है टू मिस्ट्री ऑफ सोलर फ्लेयर्स एंड CMEs, दैट इज कोरोनल मास इजेक्शन, जो हमको हेल्प करेगा आगे चल के कुछ चीज़ों में। सो पहले हम समझ लेते हैं कि सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन क्या होते हैं। ये सन का सरफेस है। सन के सरफेस के अंदर, सन के अंदर कंटिन्यूसली यहाँ पे प्लाज्मा जो है, हॉट प्लाज्मा, ये मूव करता रहता है, मोशन में रहता है कंटिन्यूसली। और ये जो बहुत सुपर हीटेड प्लाज्मा है, ये अपने कंटिन्यूसली अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली बाहर आने की कोशिश करती है। कुछ एरियाज है सरफेस पे सन के विच आर कंसिडर्ड द एक्टिव एरियाज, जैसे सपोज ये एरियाज जहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई है, यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी जो है ये बाहर आने की कोशिश करती है। सो कुछ जगह पे मैग्नेटिक एनर्जी जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, एंड व्हेन इट चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर, तो कुछ लाइट का रिलीज होता है इन रीजन में, दैट इज कॉल्ड एज सोलर फ्लेयर। एंड कुछ जगह पे हैं जहाँ पे ये मैग्नेटिक एनर्जी बहुत एक्सेसिवली हाई हो जाती है, वहाँ पे ये मैग्नेटिक एनर्जी कुछ मास के साथ, सन के कुछ मास के साथ, आउटर मोस्ट मास के साथ, सरफेस मास के साथ ब्रेक होके सरफेस से ब्रीच होके बाहर निकल आती है। सो दिस पोर्शन जहाँ पे ये मास का बाहर एक्साइल हुआ है, मास यहाँ से बाहर निकला है, दैट इज नोन एज कोरोनल मास इजेक्शन। सो दीज टू फेनोमेनन आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होती है। द इशू इज जब मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ सन के सरफेस से रिलीज होती है तो इट गोज आउटसाइड इनटू द एनवायरनमेंट ऑफ यूनिवर्स, एंड जब ये अर्थ पे आती है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से कांटेक्ट में आती है, ये मैग्नेटिक फील्ड के जो फ्लेयर्स हैं या लाइट के जो फ्लेयर्स हैं, ये बेसिकली इंटरप्ट करते हैं हमारी टेलीकम्युनिकेशंस को, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को और हमारे वेदर को। सो ये बेसिकली हमारी पूरी डेली लाइफ को जो है ये अफेक्ट करते हैं।
So understanding which phenomenon is occurring is very important, क्योंकि सोलर फ्लेयर एंड कोरोनल मास इजेक्शन दोनों अलग अलग इंटेंसिटी या अलग अलग लेवल पे हमारे वेदर और टेलीकम्युनिकेशंस को डिस्टर्ब करते हैं. सो साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि कब सोलर फ्लेयर होता है और कब कोरोनल मास इजेक्शन होता है, सो दैट दे कैन प्रेडिक्ट इन एडवांस कि हमारे टेलीकम्युनिकेशंस या फिर हमारे वेदर और एनवायरनमेंट या क्लाइमेट पे कितना इम्पैक्ट आएगा. So scientists have got a clue, not they have not figured out completely, but they have got a clue. और what they have what they have understood till now is कि जब सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड जो है अपना स्ट्रक्चर कम्प्लीटली चेंज कर रही है, अपना अलग अलग शेप में अलग अलग फॉर्म में चेंज हो रही है सरफेस के अंदर, सो इन दैट केस देयर विल बी अ सोलर फ्लेयर. And when the mass gets ejected out, there is another extreme luminous phenomenon along with release of magnetic energy. So then it will be coronal mass ejection. So एक बार हम उस चीज को ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे आगे साइंटिस्ट की फर्दर स्टडी से कि क्या उस सरफेस पे चल रहा है, whether the magnetic field is changing its structure or whether it is releasing from the surface. उस बेस पे हम फिर प्रेडिक्ट करना आगे चल के सीख जाएंगे कि what the phenomenon is going on, what is the phenomenon which is going on, whether it is a solar flare or whether it is a कोरोनल मास इजेक्शन. और उस बेस पे हम उसको जो है आगे चल के प्रेडिक्ट कर पाएंगे, साइंटिस्ट जो है प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि हमारी अर्थ पे इसका कितना इम्पैक्ट आएगा. Then we come to our next release of Ministry of Science and Technology, that is कोमोडोर अमित रस्तोगी रिटायर्ड जो हैं, उनको नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन और एमडी बनाया गया है. सो एनआरडीसी क्या है ये देख लेते हैं. एनआरडीसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1953. इसका काम क्या होता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर काम करती है. एंड इसके अंदर इसका ये काम होता है कि यूनिवर्सिटीज़ या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं या कोई नया नॉलेज डेवलप करते हैं रिसर्च से, तो उस चीज़ को कमर्शियलाइज करके एक वायबल प्रोडक्ट में बनवा के और मार्केट तक पहुंचाना, ये काम होता है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट काउंसिल का, कॉरपोरेशन का. ये एनआरडीसी जो है ये दूसरी कंट्रीज़ को भी इंडिया की जो टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं इन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, उनको ये ट्रांसफ़र ये एनआरडीसी ही करता है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट. ये आपको नाम यहाँ पे इसका याद रखना है अलॉन्ग विथ ईयर एंड फंक्शन. देन द लास्ट प्रेस रिलीज रिलेट्स टू नीति आयोग. नीति आयोग ने जियो स्पेशल एनर्जी मैप लॉन्च किया है. यू कैन सी हियर ये जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया है which has been launched by नीति आयोग yesterday. So इसके बारे में देख लेते हैं. ये नीति आयोग ने इसरो के साथ डेवलप किया है along with consultation with एनर्जी मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये क्या है? ये कॉम्प्रिहेंसिव जीआईएस एनर्जी मैप ऑफ इंडिया है. कॉम्प्रिहेंसिव जीआईएस मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? एक बेसिकली अक्रॉस अ ज्योग्राफी, अक्रॉस अ लैंड, हमारे जितने भी किसी एक पर्टिकुलर चीज़, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ किस पैटर्न में कहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस टेक्नोलॉजी फिगरिंग आउट दिस मैप, मेकिंग आउट दिस मैप इज डन बाय दिस टेक्नोलॉजी ऑफ जीआईएस, दैट इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो नीति आयोग ने क्या करा है, हमारे अलग अलग टाइप के जितने भी रिसोर्सेज थे, जैसे कन्वेंशनल पावर प्लांट, कोल, डीजल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, हाइड्रो, रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट, कोल की रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के सेट डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबके जो पावर प्लांट और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है और इन सबके जो जीआईएस के जो मैप थे, उन सबके मैप को एक दूसरे के ऊपर रख के इंटीग्रेट कर दिया है, जिससे अब हमको ये पता है कि कहाँ पे कौन सा एक एरिया में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितना जनरेशन हो रहा है, कहाँ पे जनरेट होके जा रहा है. इससे हेल्प क्या होगी? इससे हेल्प ये होगी कि हमको ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसमिशन का नेटवर्क उसमें एफिशिएंसी लाने में और आसानी होगी. और हम एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ले सकते हैं कि किस रीजन में कितना एनर्जी प्रोडक्शन और कहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. एंड ये हमको आगे चल के हमारे प्लानिंग में और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा. इट विल ऑल्सो एड इन डिजास्टर मैनेजमेंट. अगर कहीं पे डिजास्टर आता है तो नियरेस्ट रीजन और नियरेस्ट रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, उसको इमीडिएट और लॉन्ग टर्म में एनर्जी रिहेबिलिटेट करने के लिए इसमें भी हमको ये हेल्प करेगा. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप लॉन्च बाय नीति आयोग. ये आपको यहाँ पे जियो स्पेशल एनर्जी मैप याद रखना है. So these were all the press releases from 18th of October 2021. I hope you like it. Thank you very much for watching.